मेरा नाम रजनी है। मेरी अभी नई नई शादी हुई थी। मैं अपने ससुराल में अपने पति के साथ अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरे बड़े ससुर और सास, एक उनका छोटा बेटा था और एक ननद भी थी। उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। मेरे पति की नौकरी दूसरे शहर में लगी हुई थी। मेरा पति एक पुलिस ऑफिसर था। उनकी पोस्टिंग दूसरे शहरों में होती रहती थी। अभी मेरी शादी को 2 ही महीने हुए थे कि मेरे पति की पोस्टिंग दूसरे शहर में हो गई थी। मेरे पति वहाँ पर अकेले ही जाना चाहते थे, मगर हम लोगों ने सोचा कि मैं भी अपने पति के साथ चली जाती हूँ और इस तरह मैं अपने पति के साथ रह सकूँगी। मेरे बड़े ससुर को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसीलिए उन लोगों ने हमें जाने की परमिशन दे दी थी। हम लोग अपना सामान लेकर दूसरे शहर में आ गए थे और मेरे पति को एक फ्लैट भी मिला था जिसमें हम दोनों खुशी खुशी रह रहे थे। घर में मेरे बड़े ससुर और देवर अकेले रह गए थे। मेरे देवर भी जवान था, मेरे साथ ही उनकी शादी करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने उसके लिए लड़की तलाश करना शुरू कर दी थी। उन्हें जो भी लड़की पसंद आई थी वे उसकी फ़ोटो मुझे सेंड कर दिया करते थे, लेकिन अभी तक दोनों जगह से बात पक्की नहीं हुई थी। कहीं ना कहीं कोई कमी निकाल ही आई थी, तो इस वजह से रिश्ता ख़त्म हो जाता था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मेरी सास को एक लड़की बहुत पसंद आई थी। लड़की की फैमिली ने भी मेरे देवर को पसंद कर लिया था। इस तरह से उन दोनों का रिश्ता पक्का हो गया और उन दोनों की शादी 1 हफ्ते के बाद होने वाली थी। मेरी सास ने जब मुझे लड़की का फ़ोटो सेंड किया तो वह मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि लड़की कम उम्र की थी और खूबसूरत भी थी। मेरे देवर के साथ उसकी जोड़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन जब मेरी सास ने यह बताया कि वह अपने बेटे की शादी अगले हफ्ते कर रही है, इसीलिए हम लोगों को भी अभी से ही उनके घर आ जाना चाहिए, ये बात सुनकर मैं चौंक गई थी। आखिर वो इतनी जल्दबाजी में अपने बेटे की शादी क्यों कर रही थी? मैंने जब अपनी सास से यह सवाल किया तो वे कहने लगी कि लड़की से कई सारे रिश्ते हैं और वे बहुत खूबसूरत है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसे अपने घर की बहू बना लो। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और इस लड़की का रिश्ता कहीं और हो जाए। मैं अपनी सास से कहा, मम्मी जी आप ये कैसी बातें कर रही हो? जब एक बार रिश्ता तय हो जाएगा तो फिर लड़की के घर वाले उसकी शादी लखन से ही करेंगे, कहीं और क्यों करेंगे? लखन मेरे देवर का नाम था। मैं जब अपने पति को यह बात बताई कि अगले हफ्ते उनके छोटे भाई की शादी है और हमें घर जाने के लिए पैकिंग करनी होगी, तो वह भी चौंक गए थे। मेरी सास ने उनको भी यही बताया था कि वह जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी कर देना चाहती थी। जल्दबाजी में हमने उसकी शादी की सारी तैयारियां की थी। 2 दिन बाद ही हम लोग वहां पर चले गए थे और शादी की सारी तैयारी हम सब ने एक साथ मिलकर की थी। इस तरह 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरे देवर की शादी हो गई थी। शादी खूब धूमधाम से हुई थी और हमने शादी में खूब एंजॉय किया था। लड़की के घर वालों को भी इस बात से कोई ऐतराज़ नहीं था कि उनकी बेटी की शादी इतनी जल्दी हो रही है। मेरे ससुराल के हालात बहुत अच्छे थे। सब खाते पीते लोग थे और घर में हर फैसिलिटी मौजूद थी। घर भी बहुत बड़ा था। लड़की के घर वाले जब के गरीब थे,
इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का भला सोचते हुए उसकी शादी यहाँ पर कर दी थी। जबकि मेरे सास ने लड़के की खूबसूरती देखकर उसे अपने घर की बहू बनाया था। अब मेरी सास गर्व से सीना चौड़ा करके सबसे कहती थी कि उनकी दोनों ही बहुएं बहुत खूबसूरत है। मेरी देवरानी का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। मैं उसके साथ सिर्फ 1 हफ्ता ही रही थी, क्योंकि शादी होने की 1 हफ्ता बाद हम अपने घर वापस आ गए थे। उसके बाद मैं नहीं जानती थी कि देवरानी का बिहेवियर मेरे सास ससुर के साथ कैसा था और कैसा नहीं। मैं जब भी अपनी सास से बातचीत करती थी तो वे मेरी देवरानी की तारीफ़ ही किया करती थी। कहती थी कि बहू तो बहुत अच्छी है, घर के सारे काम काज खुद ही करती है, मुझे तो कोई काम भी नहीं करने देती। और मेरी बड़ी सास कहती थी कि हमारे मोहल्ले की सारी औरतें मेरी दोनों बहुओं की तारीफ़ करती रहती है कि तुम बहू को बड़ी छांट कर लेकर आई हो। ये बात कहकर मेरी बड़ी सास बहुत खुश होती थी। मैं भी बेफिक्र थी कि चलो अच्छा है, देवरानी सास के साथ अच्छी तरह से एडजस्ट हो गई है। मैं तो अपनी सास के साथ सिर्फ 1 महीना ही रही थी, जबकि मेरी देवरानी को मेरी बड़ी सास के साथ रहते हुए 3 महीने गुजर गए थे। और मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर नहीं थे और मेरी ससुराल में उसकी कोई भी गलत हरकत नहीं देखी गई। वह अपने पति के साथ भी बहुत खुश थी। और एक बार हमारे घर पर भी आई थी। मैंने उन लोगों को बहुत अच्छे से स्वागत किया था और उनके लिए अच्छा सा खाना भी बनाया था। मुझे भी अपनी देवरानी के अंदर कोई कमी नहीं लगी थी। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। मेरी देवरानी बहुत खोजती और अपने लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय कर रही थी। मेरा देवर भी अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश था, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उनकी शादी को 6 महीने हो गए थे, जबकि हमारी शादी को 10 महीने हो चुके थे और हम दोनों के पास ही अभी तक कोई औलाद नहीं थी। एक दिन मेरे ससुराल से फ़ोन आया कि मेरे देवर को टाइफाइड बुखार हो गया था और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पति जब ड्यूटी से घर वापस आए तो मैंने उनको यह बात बताई थी। हम दोनों पति पत्नी उस समय घर ही जाने के लिए निकल गए थे। वहाँ जाकर देखा तो सच में मेरे देवर की कंडीशन बहुत ख़राब थी। उसे अस्पताल लेकर जाया जा रहा था। मेरे पति और मेरे बड़े ससुर उसे अस्पताल ले गए थे, जबकि मेरी देवरानी की बहुत बुरी हालत थी। वो रो रो कर बेहाल हो रही थी, अपने पति को बहुत याद कर रही थी। मैं और मेरी बड़ी सास उसे बार बार तसल्ली दे रहे थे कि लखन को कुछ नहीं होगा, वह ठीक हो जाएगा। ऐसे बुखार तो आते जाते रहते हैं, तुम परेशान मत हो। हमारे समझाने पर मेरी देवरानी खामोश हो जाया करती थी। मेरे देवर को अस्पताल में एडमिट हुए 24 घंटे हो गए थे। मेरे पति ने फ़ोन करके बताया कि उसकी तबीयत ठीक है। इस बात से हमें तसल्ली हो गई थी और मेरी देवरानी ने भी खाना खा लिया था, क्योंकि जब से उसका पति अस्पताल गया था उसने एक निवाला तक नहीं खाया था। वह भूखी प्यासी थी। आखिर वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम लोगों ने भी चैन की सांस ली थी जब से हमें पता चला था कि लखन की तबीयत में थोड़ा सुधार आ गया है। मेरे बड़े ससुर और मेरे पति अस्पताल में ही रुके हुए थे। मेरी देवरानी को हम लोगों ने खाना खिलाकर उसे उसके कमरे में सोने के लिए भेज दिया था। इधर मैं भी अपने बड़ी सास के कमरे में
उनके पास सोने के लिए आ गई थी। हम लोगों ने घर के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया था क्योंकि घर में कोई भी मर्द मौजूद नहीं था। हम तीनों औरतें ही थी। हम सब लोग सुकून की नींद सो गए थे जब अचानक सुबह सवेरे 4 बजे मेरे पति का कॉल आने से मेरे मोबाइल बजने लगा और अचानक मेरी नींद खुल गई। तो मैं जैसे ही घबरा कर अपनी आँख खोली और मोबाइल देखा तो मेरे पति का कॉल था। मैंने अपने पति की कॉल रिसीव की तो उन्होंने मुझे जो खबर सुनाई उसने तो मेरे होश उड़ा दिए और मेरे जो कि पहले से नींद में थी अब मेरी आंखों से नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी थी। मेरा देवर इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था। ये बात हमारे लिए कोई मामूली बात नहीं थी। इस खबर ने हमें हिला कर रख दिया था। मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मेरे पति ने कहा कि घर का दरवाज़ा खोलो, हम लोग 1 घंटे में लखन की डेड बॉडी लेकर आ रहे हैं। मैंने अपनी बड़ी सास को जगाया और उनको ये खबर सुनाई तो वह भी फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने अपनी ननंद को भी कॉल करके बता दिया कि उसके भाई की मौत हो चुकी है तो उसने भी आधे घंटे में आने के लिए कहा था, जबकि मेरी समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से अपनी देवरानी को यह खबर सुनाऊं कि वह विधवा हो चुकी है। उसका पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। वह बेचारी तो पहले ही अपने पति के लिए बहुत परेशान थी। मेरे देवर का बुखार उतर ही नहीं रहा था। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा सीरियस हो गई थी कि वह बच नहीं सका। भगवान ने उसकी ज़िंदगी इतनी ही लिखी थी, इसीलिए वह अपनी ज़िंदगी की जंग हार चुका था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी देवरानी के कमरे में गई थी। मेरी देवरानी गहरी नींद में सो रही थी। मैंने जैसे ही उसको जगाया तो वह घबराकर उठ गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसे किस मुंह से खबर सुनाऊं कि वह अपने पति को खो चुकी है। मगर फिर मैंने हिम्मत बांध ली और उसे तसल्ली देते हुए बहुत प्यार से आराम से यह खबर सुना दी। मेरी देवरानी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी थी। अभी ठीक तरह से सुबह का सूरज नहीं निकला था, इसीलिए उसकी आवाज़ घर में गूंज रही थी। आसपास के लोग भी हमारे घर में जमा होने लगे थे क्योंकि सबको पता चल चुका था कि मेरा देवर इस दुनिया से जा चुका है और कुछ ही देर में उसकी डेड बॉडी घर में आने वाली है। घर में रोना धोना शुरू हो गया। एक अजीब सा हंगामा हो गया था। चारों तरफ से रोने का शोर सुनाई दे सकता था। मेरी ननंद भी रोते हुए घर पहुंच गई थी और फिर एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी जिसमें मेरे बड़े ससुर और मेरे पति लखन की डेड बॉडी को लेकर आ रहे थे। जब उसकी डेड बॉडी को घर में रखा गया तो मेरी देवरानी बिलक बिलक कर रो रही थी। अभी उस बेचारी की शादी को हुआ ही कितना समय था। वे बेचारी विधवा हो चुकी थी। यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे हट्टा कट्टा जवान देवर इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। मेरी देवरानी की कंडीशन बहुत सीरियस थी। रोती रोती उसको बुखार आ गया था और वह बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने उनका चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने उसे आराम बताया था। लखन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। घर में एक हैवानियत छा गई हुई थी। सब लोग गम में बैठे हुए थे। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। मेरी देवरानी दिन रात सिर्फ रोती रहती थी और खामोश रहती थी। किसी से कोई बातचीत भी नहीं करती थी। मुझे तो उसका देख रेख का उसे पूरा तरस आता था।
मगर अजीब बात तो यह थी कि मेरी देवरानी के साथ इतना सब कुछ हो चुका था, लेकिन उसके मायके में से कोई भी अपने दामाद की मौत पर नहीं आया था। अभी मेरी देवरानी अपने होश हवा से बाहर नहीं आई थी, इसीलिए हम में से कोई भी उसे इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि हम लोग ये वजह नहीं जान पा रहे थे कि आखिर उसके मायके वाले अपने दामाद की मौत पर क्यों नहीं आए। और तो और मेरी बड़ी सास ने हमें बताया था कि जिस दिन से उसकी शादी हुई है वह अपने मायके नहीं जाती है। कभी कभी लखन उसे कहता भी था कि तुम्हारे मायके चलते हैं, तो वह हमेशा मना कर दिया करती थी। अब वह ऐसा क्यों करती थी, यह बात तो वही बता सकती थी। हमें अभी यह बात जानने के लिए उसके ठीक होने का इंतज़ार करना था। अभी वह अपने पति के सदमे से बाहर नहीं आई थी। अभी मेरे देवर को मरे हुए ही कितने दिन थे, सिर्फ 5 दिन के ही दिन मेरी देवरानी की हालत संभलने से गुजर गए थे। आखिरकार उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसका पति इस दुनिया से जा चुका है। अब वह नॉर्मल लाइफ की तरफ आने लगी थी। अगर वह बहुत खामोश सी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी और सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। मेरे पति ने बताया था कि अब उनकी पोस्टिंग मुंबई में हो गई है। मुंबई हमारे घर से बहुत दूर था, जबकि हम जिस शहर में रह रहे थे वह शहर मेरे ससुराल के घर से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर था। इसीलिए हम लोग आराम से आना जाना कर लिया करते थे। लेकिन मुंबई तो बहुत दूर था। मेरे पति ने मुझे घर चलने के लिए कहा था। मेरे सास ससुर को जब ये बात पता चली कि हम लोग जाने वाले हैं, तो उन्होंने हमें रोकने की कोशिश की। मेरी सास कहने लगी कि बहू, तुम जानती हो कि प्रिया की हालत कैसे हो रही है। ऐसे हाल में मैं अकेली उसे संभाल नहीं सकती। तुम्हारा पति मुंबई जाना चाहता है तो वह चला जाए, तुम यहाँ पर हमारे साथ रुक जाओ। इस तरह मुझे भी हिम्मत मिलती रहेगी और प्रिया की हालत में भी कुछ सुधार आएगा। मेरे पति ने भी कह दिया था कि तुम अगर यहाँ रहना चाहती हो तो रह सकती हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मुझे वैसे भी मुंबई जाना है, यहाँ आसपास के शहर की तो कोई बात नहीं, लेकिन मुंबई कुछ ज़्यादा ही दूर हो जाएगा। इस तरह तुम अपने मायके और ससुराल दोनों से ही दूर हो जाओगी। मेरा मायका और ससुराल दोनों ही इस शहर के थे। मैं जब अपने ससुराल आई थी तो अपने मायका भी हो आई थी। मुझे भी अपने पति और सास की कही हुई बात ठीक लग रही थी, क्योंकि अगर मैं अपने पति के साथ मुंबई चली गई तो मेरा पति सारा दिन ड्यूटी पर रहेगा और मैं अकेली मुंबई के फ्लाइट में रहूँगी। मेरे पति ने कहा था कि मुंबई का माहौल बहुत ख़राब है, मैं वहाँ पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहीं पर रुक जाओ। मैं सोच विचार करके अपने पति से कह दिया कि मैं यहीं रुक जाती हूँ और आप जा सकते हो। इस तरह मेरे पति अगले दिन चले गए थे और हमारा जितना भी सामान था उन्होंने या मेरे ससुराल मिलकर मुझे दे दिया था। अब मैं पर मिनट अपनी ससुराल में ही शिफ्ट हो गई और मेरे पति भी मुंबई जा चुके थे। मैं अपनी देवरानी को समझने की बहुत कोशिश करती थी कि तुम जिंदगी की तरफ वापस लौट जाओ। आखिर तुम कब तक अपनी ऐसी हालत बनाती रहोगी? तुम्हारा पति इस दुनिया से जा चुका है, अब तुम सारी जिंदगी उसके गम में तो नहीं गुजार सकती ना। इसीलिए आप खुश रहना सीखो और अपना ख्याल रखना सीखो।
यहाँ तुम्हारे लिए ही रुकी हूँ ताकि तुम्हें यहाँ अकेलापन महसूस ना हो सके। तुम्हारे भाई अभी मुंबई शिफ्ट हो गए हैं। मेरी बात सुनकर मेरी देवरानी मेरे गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, क्या करूँ भाभी, मेरे दिल से लखन का ख्याल जाता ही नहीं। मैंने अपनी देवरानी के कंडीशन समझ सकती थी। वह बेचारी बहुत बड़ी तकलीफ़ से गुजर रही थी। कई दिन इस तरह से गुजर गए थे जब एक दिन मुझे मेरे मायके से कॉल आया। मेरे बड़े भैया की बेटी हुई थी और भाभी का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। मेरे भैया ने कुछ दिन के लिए मुझे अपने घर बुलाया था। मैं जब अपने साथ ससुर से परमिशन ली और मुझे जाने की परमिशन दे दी थी। इस तरह हमें कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ गई थी। लेकिन मैं हर रोज़ कॉल करके अपनी बड़ी सास और देवरानी से बात किया करती थी। मुझे अपने मायके में रहते हुए 10 दिन गुजर गए थे, जबकि मेरे देवर की मौत को 2 महीने होने वाले थे। एक दिन अचानक मेरी सास ने मुझे फ़ोन करके एक ऐसी बात बताई जिसे मेरे होश उड़ा दिए। मेरे सास कहने लगी कि बहू, मैं तुमसे एक पर्सनल बात करना चाहती हूँ। प्रिया शादी करने को कह रही है। अपनी सास की बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि मेरी देवरानी तो अभी तक मेरे देवर को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकी। तो फिर वह अपने मुंह से कोई शादी की बात कैसे कर सकती है। मेरी बड़ी सास ने मुझे घर आने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि अब इस मामले को तुम ही सुलझा कर जाओ। प्रिया से बात करो कि आखिर वह दूसरी शादी क्यों करना चाहती है। मैंने अपने भैया से कहा था कि भैया, मुझे अपने ससुराल जाना है। तो मेरे भैया ने मुझे ससुराल आने की परमिशन दे दी थी। मैं जैसे ही अपने ससुराल आई तो मेरी बड़ी सास ने मुझे बताया था कि जिस दिन से तुम यहाँ से गए हो, प्रिया डरी सी रहती है और कल सुबह तो बस लगातार मुझे यही कह रही है कि उसे दूसरी शादी करनी है। मेरी बड़ी सास कहने लगी, भला बताओ, अगर हम इसकी दूसरी शादी कर देंगे तो ज़माना क्या कहेगा। मैं तो चाहती हूँ कि अपने मायके चली जाए और वहाँ से इसके घर वाले अगर इसकी कहीं शादी करना चाहे तो यह शादी कर सकती है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग इसकी शादी खुद कैसे कर सकते हैं। मैंने अपनी बड़ी सास से कहा कि आपने प्रिया से उसके मायके जाने के लिए नहीं कहा। तो मेरी बड़ी सास कहने लगी कि मैंने उसे कहा था कि हम तुम्हारे माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। तो वह कहने लगी कि मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक मेरी शादी कर दो। जहां आप लोग मेरी शादी करोगे मैं खुशी खुशी कर लूँगी, मगर इस घर में नहीं रह सकती। मुझे जल्द से जल्द शादी करनी है और यहाँ से निकलना है। न जाने उसे किस बात की जल्दबाजी हो रही थी और वह इस तरह की बातें क्यों कर रही है। मैं अपनी देवरानी के कमरे में आई थी उससे बात करने के लिए। मैंने अपनी देवरानी से कहा, ये तुमने अपनी कैसी हालत बनाई हुई है और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें शादी करनी है। क्या तुम अपने होश में तो हो? अभी तुम्हारे पति को 2 महीने हुए हैं और तुम चाहती हो कि हम लोग तुम्हारी शादी कर दे। ऐसा कैसा मुमकिन हो सकता है? अगर मम्मी पापा इतनी जल्दी तुम्हारी शादी कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे कि बहू को घर में भी नहीं रखा गया। बेटे के मरते ही बहू की शादी करके उसे घर से निकाल दिया।
मेरी देवरानी को बहुत गुस्सा आया था और उसने कहा था कि मैं अपने मायके नहीं जाना चाहती हूँ। मैं उससे कहा कि क्यों नहीं जाना चाहती, और तुम्हारे मायके वाले लखन की मौत पर भी नहीं आए थे। आखिर ऐसी क्या बात है तुम लोगों के बीच? फिर मेरी देवरानी ने मुझे अपनी कहानी बताई। उसने कहा कि वह अपने कॉलेज में पढ़ने वाले किसी लड़के को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन जब उसके घर वालों को इस बारे में पता चल गया तो उन्होंने उसे लड़की से अलग कर दिया और उसकी शादी ज़बरदस्ती लखन के साथ कर दी। मेरी देवरानी को यह नहीं पता था कि लखन उससे इतना प्यार देगा कि जिस लड़के से वह प्यार करती है उसका ख्याल तक उसके दिल से निकल जाएगा। लेकिन उसके घर वालों ने जब उसे विदा किया था तो यह कह दिया था कि तुम्हें हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है, हमने तुमसे सारे संबंध ख़त्म कर दिए। तुम हमारे ख़ानदान की एक ऐसी लड़की हो जिसे मोहब्बत करके जुल्म किया है। प्रिया मुझे बताने लगी कि मेरे घर वालों को मोहब्बत जुर्म लगती है, जबकि मैंने उनकी मर्जी के मुताबिक शादी की। फिर भी उन लोगों ने शादी के बाद मुझे कोई कांटेक्ट नहीं रखा और मुझसे कह दिया कि पलटकर कभी हमारे घर वापस नहीं आना। और मेरी बड़ी सास भी कह दिया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर शादी कर लो, वरना हमारी बेटी का रिश्ता कहीं और तय हो जाएगा। यही वजह है कि मेरी शादी 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर दी गई थी, लेकिन मैं फिर भी लखन के साथ बहुत खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। मैंने अपनी देवरानी से कहा, तो क्या तुम अब दोबारा उस लड़के से शादी करना चाहती हो जिससे तुम पहले प्यार करती थी? मेरी देवरानी कहने लगी, नहीं, आप लोग मेरी शादी जहाँ करना चाहते हो मैं वहाँ पर कर लूँगी, मगर मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। अपनी देवरानी की सारी बात मैंने अपनी बड़ी सास को बता दी थी और मैं उनसे कहा था कि हमें प्रिया की बात मान लेनी चाहिए और उसकी शादी कर देनी चाहिए। इस तरह मेरी बड़ी सास ने मोहल्ले का ही एक रिश्ता देखकर प्रिया की शादी कर दी थी। जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई थी उसकी पत्नी मर चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। इस बारे में हमने प्रिया को बता दिया था, लेकिन प्रिया को कोई ऐतराज नहीं था। प्रिया तो न जाने अपनी किस्मत को किसके सहारे लिए बैठी थी, बस वह किसी तरह शादी ही करना चाहती थी। प्रिया की शादी को 20 दिन गुजर गए थे जब वे रोते हुए हमारे घर पर आई थी। मैं और मेरी बड़ी सास उसे देखकर परेशान हो गए थे। वे इतनी बुरी तरह से रो रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा था कि उसके पति ने उसे मारा है। उसके हाथ में कुछ पेपर से और पेपर को देखकर बार बार रो रही थी। मैंने उसके हाथ से वह पेपर इसीलिए और पढ़े तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसके पति ने उसे डिवोर्स दे दिया था और ये पेपर थाम कर उसे घर से निकाल दिया था। मेरी सास ने जब ये बात सुनी तो वह कहने लगी, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? मेरी बड़ी सास भी इस बात पर बुरी तरह से रो रही थी। मैंने इस बारे में कॉल करके अपने पति को बताया तो मेरे पति ने कहा कि तुम अभी और इस समय प्रिया के ससुराल जाओ और उसके पति से पूछो कि तुमने इससे डिवोर्स क्यों दिया है। प्रिया तो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने अपने ससुर से कहा कि आप मेरे साथ चलिए, हम प्रिया के ससुराल में जाकर बात करते हैं। तो मेरे बड़े ससुर वहाँ पर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। कहने लगे कि मैं नहीं जा सकता, मुझे कुछ काम है। यह कहकर मेरे बड़े ससुर नजरें चुराते हुए घर से बाहर निकल गए। अपने बड़े ससुर की ये हरकत मुझे बहुत बुरी लगी थी।
घर में मेरी सास प्रिया को संभाल रही थी। मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मैं प्रिया के ससुराल अकेले ही चली गई थी। मैं जैसे ही उसके घर गई और मैंने उसके पति से कहा कि तुमने प्रिया को डिवोर्स क्यों दिया, तो वह कहने लगा कि आप बताओ, मेरी शादी को कितने दिन हुए हैं? अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे और मुझे पता चला कि प्रिया प्रेग्नेंट है और ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि वह किसी और का पाप मेरे पास लेकर आई थी। मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैंने उसे डिवोर्स दे दिया। वो पिछले 1 ही महीने से प्रेग्नेंट है। मैंने उसके पति से कहा कि तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, ये बात गलत है। प्रिया ऐसी नहीं है, वह तो सारा दिन भर घर में रहती है, किसी से मिलती जुलती भी नहीं, तो फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती? और तो और उसके पति को मरे हुए अभी 4 महीने हो गए। तो उसके पति को कहने लगा कि मैं भी आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप लोग मुझे शादी के समय बता देते कि ये प्रेग्नेंट है तो मैं कभी इससे शादी नहीं करता, क्योंकि मुझे भी अकेली औरत की ज़रूरत है। मेरे पास तो खुद पहले से ही 2 बच्चे हैं, तभी तो मैं प्रिया से शादी किया था। इस आदमी की बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे और मैं बड़ी शर्मिंदा होकर अपने घर वापस आई थी। मैं जब ये बात अपनी बड़ी सास को बताया तो वे भी सच में पड़ गई और अब उन्होंने मेरी देवरानी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था कि आखिर ये बच्चा किसका है और इसने न जाने किसके साथ अपना मुंह काला कराया है। मेरी देवरानी खामोशी से खड़ी हुई ये सब कुछ सुन रही थी। वे अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह रही थी, बस जब से आई थी रोती चली जा रही थी। इधर प्रिया कुछ बताने के लिए तैयार नहीं थी, उधर मेरी बड़ी सास मेरी देवरानी को बुरा भला कह रही थी और उसे घर से निकाल देना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बड़ी सास को समझाया कि प्रिया से कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा अबॉर्शन करवा लाती हूँ। अगर तुमने इस बच्चे को पैदा कर दिया तो हम लोगों की बहुत बेइज्जती होगी। मेरी देवरानी खामोशी से मेरे साथ चल गई और इस तरह उसका अबॉर्शन हो गया और ये बात छुपी की छुपी रह गई थी। अभी भी मेरी देवरानी किसी से बात नहीं करती थी, बस हमेशा अपने कमरे में रहती। इसी बात को गुजरे हुए 2 महीने हो गए थे। मेरा कमरा अलग था। मैं जिस कमरे में अपनी शादी होने के बाद आई थी वहीं पर रात को सोई थी और मेरे साथ बड़े ससुर का कमरा लॉक था, जबकि मेरी देवरानी अपने कमरे में सोया करती थी। मेरे अपने पति से हर रोज़ फ़ोन पर बात होती थी। मेरे पति ने कहा था कि प्रिया से पूछने की कोशिश करो कि आखिर यह बच्चा किसका था, मगर मैंने अपनी देवरानी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मैं देख रही थी कि वे धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। इसीलिए मैंने अपने पति से कह दिया था कि ये बच्चा जिस किसी का भी था, अब उसने अबॉर्शन करवा लिया है। इसीलिए हमें इस बात को भूल जाना चाहिए। वैसे भी वह बेचारी अपने मायके नहीं जाना चाहती और उसके घरवाले भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो हमें उसके साथ किसी तरह की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मुझे शुरू से ही अपनी देवरानी से बहुत हमदर्दी रही थी, इसीलिए मैं उसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकती। वह एक सीधी सादी और मासूम सी लड़की थी। बेचारी की ज़िंदगी में शुरू से ही कुछ भी अच्छा नहीं हुआ था, इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। जब एक दिन सुबह का टाइम पर मैंने अपनी देवरानी के कमरे में गई और मैंने उसे बेहोश देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया कि वे दोबारा से प्रेग्नेंट है,
ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और इस बारे में मुझे अपनी देवरानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिर वे किसके साथ अपना मुंह काला कर रही थी? आखिर कौन था जो बार बार उसके साथ ये सब कर रहा था? घर आने के बाद फिर से देवरानी से पूछा कि आखिर अब ये किसकी हरकत है, क्योंकि मैं खामोशी से अपनी देवरानी को लेकर उसके कमरे में आ गई थी। मैंने अपनी सास को अभी तक ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अब की बार अगर मेरी बड़ी सास को पता चल गया कि मेरी देवरानी प्रेग्नेंट है तो वे उसे घर से बाहर निकाल देंगे। मैंने अपनी देवरानी से कहा कि तुम्हारे पति तो मरे हुए, तुम्हें 9 महीने गुजर गए कि तुम्हारे प्रेग्नेंट होना किसी बड़ी मुसीबत की निशानी चुकी हो। मुझे तुम चाहती क्या लगता है कि तुम जिस लड़के से प्यार हमारी बदनामी हो जाए, अभी भी तुम उससे ही कांटेक्ट में हो या फिर तुम किसी और के साथ। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं, तुम तो हमारी बेइज्जती करवाना चाहती हो, तुम्हें तुम्हारे मायका ही भिजवा देना चाहिए। मैं अभी मम्मी जी से बात करके तुम्हारे मायके छोड़ कर आती हूँ। मेरी बात सुनकर एकदम से वे मेरे पैरों में गिर पड़ी और कहने लगी, भाभी प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरे घर वाले मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वे मुझे घर से निकाल देंगे, क्योंकि मेरे घर वाले गरीब ज़रूर है मगर बहुत ख़ानदानी लोग हैं। अगर हमारे परिवार में कोई लड़की या लड़का मोहब्बत करने के बारे में सोचता भी है तो उससे कोई भी रिश्ता नहीं रखा जाता। यही वजह है कि मेरे घर वाले भी मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा, तो फिर तुम मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है, आखिर तुम हम लोगों से क्या छुपा रही हो? तो वह फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, भाभी मेरी इस हालत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि हमारे ससुर जी हैं। इससे पहले मेरे पेट में जो बच्चा था वह भी पापा जी का था। अब के बार भी सब की वजह वे पापा जी ही हैं और मुझे उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने उससे कहा कि तुम क्यों झूठ बोल रही हो? तुम जानती हो ना कि हमारे बड़े ससुर जी कितने अच्छे हैं। कभी भी उन्होंने हमारा नाम लेकर हमें नहीं पुकारा, हमेशा वे हमें बेटी कहकर बुलाते हैं। तुम इतने अच्छे इंसान की बुराई कैसे कर सकती हो? और फिर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम सच सच क्यों नहीं बताती कि जिस लड़के से तुम प्यार करती थी आज भी तुम उसके कांटेक्ट में हो और दोनों बड़ी तुम उसके बच्चे की माँ बन चुकी हो। क्या तुम अब भी उससे मिलने जाती हो या फिर उसे घर में बुलाती हो? बताओ मुझे। मेरी बात पर मेरी देवरानी कहने लगी, भाभी मैं जानती थी आप क्या मेरी इस बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, तभी तो मैं इतने समय से खामोश थी और सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। उसने मुझे बताया कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे पति के अंदर कुछ कमी थी जिसकी वजह से मैं उसके बच्चे की मां नहीं बन पा रही थी, लेकिन मैं फिर भी अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मेरे पति को चोरी चुपके इलाज चल रहा था जिसके बारे में हमने कभी किसी से कुछ नहीं बताया, लेकिन फिर मेरा पति इस दुनिया से चला गया। मेरे पति की मौत पर आप और भैया यहाँ पर आए थे। आपने मुझे समझाया था, मुझे संभाला था, मुझे हिम्मत दी थी कि मुझे अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौटने लगी थी और आप अपने मायके कुछ दिनों के लिए चली गई थी।
आपके पीछे मेरे ससुर मुझ पर गंदी नज़र डालते थे। उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया था कि मैं उनके बेटे की विधवा हूँ और मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसीलिए वह मेरी खूबसूरती का फ़ायदा उठाना चाहते थे। एक दिन मम्मी जी अपने कमरे में दोपहर के टाइम पर खाना खाने के बाद सो गई थी। जैसे ही मैंने उनको चाय कमरे में आए और तो उन्होंने मुझे चाय बनाने के लिए कहा, जिसकी वजह से मैं बहुत घबरा गई थी। के मुताबिक मैंने उनकी हरकत के बारे में किसी को चली गई कुछ नहीं बताया था। फिर अगले दिन मम्मी जी अपनी बेटी के घर गए थे और मुझे खाना बनाने के लिए कह गए थे। हालांकि उस समय पापा जी घर पर नहीं थे। पता नहीं मम्मी जी के घर से निकलते ही वह कहाँ से आ गए थे और उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाकर मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, मगर उन्होंने बंद कमरे में मेरी इज्जत को रौंद दिया और यह भी नहीं सोचा कि मैं उनके बेटे की विधवा हूँ। उन्होंने मुझे डरा दिया था कि मैं अगर इस बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो वह मुझे जान से मार देंगे। उनका कहना कि जब तक तुम मेरे बेटे की पत्नी थी तब तक तुम इस घर की बहू थी। अब मेरा बेटा इस दुनिया से जा चुका है, इसीलिए मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता हूँ। तुम्हारे साथ तो मेरा दिल भर चुका है, मगर तुम बहुत खूबसूरत हो, इसीलिए हर रात तुम्हें अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर मेरा इंतज़ार करना होगा। अगर तुमने मेरे बारे में किसी को भी कुछ बताने की कोशिश की तो मैं तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाकर इस घर से निकलवा दूंगा। फिर तो मैं तुम्हें मायके भेज दिया जाएगा। मैं अपने मायके नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं अपने मायके चली गई तो मेरे घर वाले नौकरों से भी बदतर हालत कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मोहब्बत करने वाले लोगों को इसी तरह की सज़ा दी जाती है। इसीलिए मैं खामोशी से अपने ससुर की बात मानती रही। जब रात को मम्मी जी सो जाती हैं तो पापा जी कमरे का खुला दरवाज़ा देखकर कमरे में आ जाते हैं और फिर मेरे साथ ये सब कुछ करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। यह बात कहकर मेरी देवरानी फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, भाभी, इस बार भी सबकी जिम्मेदार पापा ही है। जब आप लोग रात को सो जाते हो तब वे आधी रात के बीच मेरे कमरे में आकर मेरे साथ गलत हरकत करते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो आप मेरे कमरे में छुप जाना, आपको यकीन आ जाएगा। अपनी देवरानी की सारी बातें मुझे अभी भी झूठ लग रही थी। मुझे तो यही लगता था कि वे जिस लड़के से प्यार करती है उसी लड़के के साथ वे गलत काम कर रही थी और इल्ज़ाम मेरे बड़े ससुर पर लगा रही थी। मैंने सोच लिया था कि आज उसके कमरे में छुपकर देखूंगी कि क्या सच में पापा जी ही कमरे के अंदर जाकर उसके साथ ये सब कुछ कर रहे हैं, या फिर और अगर मेरी देवरानी गलत साबित हुई तो मैंने ठान लिया था कि इसे इस घर से निकलवा कर ही रहूंगी। मैं अपनी देवरानी की बात पर खामोश हो गई थी और अपने कमरे में आ गई थी। यह सब सोच सोचकर मेरा दिमाग दर्द कर रहा था। इसीलिए आधी रात के समय जब मेरी देवरानी सो गई तो मैं पहले ही उसके कमरे में आकर खामोशी से छुप गई थी। उसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे अभी उसके कमरे में आए इंतज़ार करते हुए 5-10 मिनट हो गए। तभी अचानक कमरे के अंदर कोई इंसान दाखिल हुआ था, लेकिन ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी देवरानी सच कह रही थी। कमरे के अंदर कोई और नहीं बल्कि मेरे बड़े ससुर ही आए थे। मेरी देवरानी सो रही थी जब उन्होंने उसको नींद से जगाया और कहने लगे कि अब तो माँ बनने वाली हो
और इस बच्चे को जल्द से ख़त्म कर दो। इससे पहले तो तुमने मुझे बचाने के लिए दूसरी शादी कर ली थी, अब तो तुम्हारी कोई दूसरी शादी भी नहीं करवा सकता। कल ही जाकर बच्चे को ख़त्म कर देना। अब चलो जल्दी से मुझे खुश कर दो। प्रिया बार बार मेरे बड़े ससुर के आगे हाथ जोड़ रही थी और कह रही थी कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी ज़िंदगी आपकी वजह से नरक बन गई है। मेरे बड़े ससुर फिर भी उसके करीब जा रहे थे। तभी अचानक मैंने कमरे की लाइट ऑन कर दी और मेरे बड़े ससुर मुझे देखकर चौंक गए थे, क्योंकि उनकी सारी सच्चाई मेरे आंखों के सामने खुलकर आ गई थी। मैंने शोर मचा कर अपनी बड़ी सास को भी कमरे में बुला लिया था। मेरी बड़ी सास कमरे में आई तो कहने लगी कि आधी रात को किस बात का शोर मचाया हुआ है। जब मैंने उनको उनके पति की हकीकत बताई तो उन्हें भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरे बड़े ससुर ने अपनी बातों से मेरी सास को यकीन दिलाया कि मैं और प्रिया झूठ बोल रहे हैं। हालांकि मेरी बड़ी सास ने अपने पति पर यकीन किया था और इस तरह से मैं और प्रिया झूठी साबित हो गए थे। अब मुझे यकीन आया कि मेरे ससुर इतने दिनों से प्रिया की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे थे। यही वजह है कि वे क्यों खामोश थी और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमें सच्चाई क्यों नहीं बता रही थी। मेरे बड़े ससुर बहुत चालाक आदमी थे, जिन्हें मैं अच्छा समझती थी वे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मैं जानती थी ये बाद में अपने पति को बताऊंगी तो वह भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि इल्ज़ाम उनके बड़े पिता पर ही आ रहा था और कोई भी औलाद इतनी आसानी से अपने पिता पर गलत इल्ज़ाम लगाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने फ़ौरन ही अपने पति को घर बुलाया था और कहा था कि आप जल्द से जल्द घर आ जाइए। इस दौरान मैं अपनी देवरानी को लेकर अपने मायके चली गई थी और उसे भरोसा दिलाया था कि मैं तुम्हारे साथ इंसाफ करूंगी, तुम्हारे साथ जिसने गलत किया है उसे सज़ा भी दिलवाऊंगी। आखिरकार मैं एक पुलिस वाले की पत्नी हूँ। मेरी बात पर प्रिया ने कहा, भाभी भैया कभी भी अपने पिता पर लगाते हुए इल्ज़ाम को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उन्हें कभी हमारी बात पर यकीन नहीं आएगा। लेकिन मेरे पास एक आइडिया था। मेरा पति जैसे ही घर आया तो मैंने उसे पूरी बात बताई थी। मेरी सोच के मुताबिक मेरे पति ने हम दोनों को बहुत डांटा था और कहा था कि तुम मेरे बड़े पिता पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हो, वह ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जबकि मेरी बड़ी सास भी पहले ही मेरे पति से हम दोनों की शिकायत कर चुकी थी। मैंने अपने पति से कहा था, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं आता तो फिर क्यों ना टेस्ट करवा लिया जाए कि प्रिया के पेट में जो बच्चा है वे बड़े पापा जी का ही है। मेरे पति टेस्ट के लिए तैयार हो गए थे, जबकि मेरे बड़े ससुर जी ने टेस्ट करवाने के लिए मना कर दिया था। मगर जब उनके बेटे ने उनके तैयार किया तो वह जैसे तैसे राजी हो गए। हम दोनों बहुत प्रार्थना कर रहे थे कि ससुर जी को सज़ा होनी चाहिए, उनकी गलती सब लोगों के सामने आ जानी चाहिए। और फिर ऐसा ही हुआ था। रिपोर्ट से पता चल गया था कि प्रिया के पेट में पलने वाला बच्चा किसी और का नहीं बल्कि मेरे बड़े ससुर का ही है। मेरे ससुर ही जो प्रिया के साथ कई गलत काम कर चुके थे। ये सारी सच्चाई खुलकर मेरे पति और मेरी बड़ी सास के सामने आ गई थी। मेरी बड़ी सास तो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्हें हार्ट अटैक आ गया था, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट करवा गया। जबकि मेरे बड़े ससुर अपने बच्चों के सामने बेहद शर्मिंदा हो रहे थे। मेरे पति ने कहा था कि उनके पिता को सज़ा होनी चाहिए,
इसीलिए उन्होंने अपने बड़े पिता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और फिर मेरे बड़े ससुर को अरेस्ट कर लिया गया। मेरे बड़े ससुर के अरेस्ट होते ही अगले दिन मेरी बड़ी सास इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी और फिर प्रिया न जाने ऐसा क्या हुआ कि उसका भी मिसकैरेज हो गया और उसे बच्चों से आज़ाद हो गई। इस तरह हमारी ज़िंदगी में एक से एक नए तूफान आते रहे और फिर जब कुछ दिन गुजर गए तो मेरे पति ने प्रिया को और मुझे अपने साथ मुंबई ले जाने का फैसला कर लिया था। मेरे पति बहुत अफसोस में थे कि उनके बड़े पापा ने ये सब कर दिया था। मेरे पति एक सच्चे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, इसीलिए उन्होंने अपने बड़े पिता को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरे बड़े ससुर अपने बेटे से बहुत माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन मेरे पति ने उनकी एक नहीं सुनी, क्योंकि मेरे बड़े ससुर ने जो कुछ भी किया था वे बिल्कुल भी ठीक नहीं था। कुछ दिनों बाद हम लोग मुंबई आ गए थे और मुंबई आने के बाद मेरे पति ने प्रिया की शादी अच्छे परिवार में कर दी थी। हम लोग मुंबई शहर में थे, इसीलिए प्रिया के बीते हुए कल के बारे में कोई नहीं जानता था। इस तरह प्रिया का एक अच्छा हमसफ़र मिल गया था और अब वह अपने पति के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही थी, जबकि मैं भी अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन मुझे आज भी अफसोस होता है कि मेरे बड़े ससुर अपनी बेटी जैसी बहू के साथ इतना गलत किया कि उनको सज़ा हो गई और ये साधना उनकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकी। इस तरह हमारा पूरा परिवार बिखर गया। प्रिया के ससुराल वालों को मैंने यह बताया ही कि वे मेरी बहन है। अगर उन लोगों को हमने ये बता दिया कि वे मेरी देवरानी है तो वह लोग उसकी कहानी जानना चाहेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रिया के साथ पहले जो हो चुका है उसकी वजह से उसकी नई ज़िंदगी पर कोई असर न पड़े। सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे प्रिया के माता पिता पर होता है, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी करके कभी उसकी तरफ पलट कर ही नहीं देखा। आखिर ये कैसे लोग थे जो मोहब्बत करने की अपनी बेटी को इतनी बड़ी सज़ा दे रहे थे। उस बेचारी ने अपनी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ें सही थी, मगर फिर भी उसके माता पिता को अपनी बेटी की किसी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं और उसे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़ दिया। यह तो अच्छा है कि मुझे हमेशा से ही प्रिया की तरफ से हमदर्दी रही थी, इसीलिए मैं उसका हमेशा साथ देती रही। अगर मैं भी इस बात पर यकीन करती तो शायद वे बेचारी मेरे बड़े ससुर की शिकार बनती रहती। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह हिम्मत जताकर ऐसे लोगों की मदद करें जो लोग बेबस हो जाते हैं और अपनी बेबसी की वजह से सब कुछ बर्दाश्त करते रहते हैं। आप लोगों भी मदद करना सीखिए। प्रिया अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और उसके बीते हुए कल से कोई मतलब नहीं और वह दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।